देखिए आज हम जानेंगे द्रव्य के गुण के बारे में, ठीक है, या फिर पदार्थ के गुणों के बारे में जानेंगे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके गुणों की बात बोलेंगे या फिर पदार्थ आपसे पूछेगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थ बोलते किसको हैं। तो स्थान को घेरने, जो भी स्थान को घेरने में सक्षम है या फिर ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है तो क्या है, द्रव्य है, कहीं ना कहीं पदार्थ है। ओके, समझिएगा। इसकी अवस्था की बात बोलेंगे तो पहली अवस्था ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है, तीसरी गैस होती है और चौथी अवस्था आपसे पूछेगा तो चौथी अवस्था जो होती है पदार्थ की, यह होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। ओके, पांचवी अवस्था क्या होती है? तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है और इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं BEC। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, ये ठोस जो होती है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित किसका होता है? तो ठोस का होता है। द्रव के देखिए, द्रव का अगर पूछ लिया तो आकार तो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। लेकिन आयतन की बात बोलेंगे तो आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित किसका होता है? तो ये द्रव का होता है। ओके, गैस के देखते हैं। गैस में क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित किसका होता है? गैस का होता है। ओके, चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा। कैसी होती है अवस्था? प्लाज्मा होती है। पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखने वाले हैं हम लोग विरूपण। विरूपण किसे बोलेंगे? तो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर वस्तु का आकार और आयतन परिवर्तित कर दिया जाए उसे कहते हैं विरूपण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका हम जो है क्या करेंगे तो बाह्य बल लगाएंगे, मतलब इसमें हम बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसका आकार जितना मीटर है उसको आकार को क्या करेंगे, उसको तोड़ के मरोड़ के क्या करेंगे, इसका आयतन और आकार में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? विरूपण बोलेंगे। ओके, तो कहने का अर्थ ये होगा कि बाह्य बल लगा के जिसका आकार और आयतन परिवर्तित कर दिया जाए उसे क्या बोलेंगे? विरूपण बोलेंगे। ओके, अब देखिएगा प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या बोलता है? तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु में बाह्य बल लगा के या फिर किसी वस्तु में बाह्य बल लगाने पे, जैसे कि मान लीजिए रबर क्या है, एक प्रत्यास्था का उदाहरण है। तो बाह्य बल लगा के हम उसे लंबा कर दिए और वही लंबा अगर छोड़ दिए तो फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाएगी। ओके, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि फिर से पुनः अगर अपनी अवस्था में आ जाती है तो उसे बोलते हैं प्रत्यास्था। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, किसी वस्तु में बल लगाने या हटाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्था। ओके, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था किसमें होती है? तो वह होती है स्टील में। किसमें होती है? स्टील में होती है, याद रखिएगा। ओके, अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं प्रतिबल। प्रतिबल किसे बोलेंगे? तो प्रतिबल बोलते हैं हम लोग प्रत्यानयन बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को। प्रत्यानयन बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग प्रतिबल बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रत्यानयन बटा क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बटा क्षेत्रफल। ओके, प्रतिबल का अगर यूनिट पूछ लिया आपसे तो यह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है प्रतिबल का यूनिट? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रतिबल का यूनिट। अब देखिए प्रतिबल बराबर आयतन बटा क्षेत्रफल होता था, ठीक है, मतलब प्रत्यानयन बटा क्षेत्रफल होता था। ओके, प्रत्यानयन को किसमें दर्शाते थे? न्यूटन में। मतलब कि प्रत्यानयन का मात्रक पूछ लिया तो न्यूटन होता था और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता था? मीटर स्क्वायर होता था। तो इसी को तोड़ के बना गया है, इसी को तोड़ के बनाया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ ले आपसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इस तरह से आप देख के भी आप लगा सकते हैं। ओके, इस तरह से हम इस तरह से लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए प्रत्यानयन का मात्रक क्या होता था? न्यूटन होता था, यही चीज लिखे हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता था? मीटर स्क्वायर होता था। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, प्रतिबल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबल की बीमा क्या होती है। तो प्रतिबल की जो बीमा क्या होती है तो वो समझिएगा। ओके, प्रतिबल की बीमा क्या होती है? तो प्रतिबल की बीमा होती है ml इनवर्स T इनवर्स 2। ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। ओके, कैसे हुआ वही बताने जा रहे हैं। प्रत्यानयन को n में दर्शाते थे, प्रत्यानयन का मात्रक न्यूटन होता था, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता था। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन का बीमा क्या होता था? ml T इनवर्स 2, ml T इनवर्स 2 होता था मीटर का बीमा, ठीक है। मीटर स्क्वायर किसका बीमा होता था? क्षेत्रफल का बीमा होता था, ठीक है। आप समझिएगा, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बीमा होता था। ओके, तो मीटर स्क्वायर को हम एल स्क्वायर ही बोल सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे एल में तो मीटर होगा, अब मीटर पे स्क्वायर चढ़ाते थे। तो बात यही हो गया, यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। तो समझिएगा एल स्क्वायर मतलब ml T इनवर्स
ml t इनवर्स 2 होता था न्यूटन के बीमा, अब बटा एल स्क्वायर, तो एक एल और एक एल जब कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा पता है, ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया प्रतिबल का मात्रक, क्या हो गया, प्रतिबल का मात्रक हो गया, ml इनवर्स t इनवर्स 2 हो गया। ओके, अब देखिए प्रतिबल का भी मात्रक ml इनवर्स t इनवर्स 2 होता है, दाब का मात्रक भी यही होता है, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक भी यही होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, विकृति। विकृति बराबर क्या होता था, लंबाई में वृद्धि प्लस प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि। ठीक है, कहने का अर्थ हो गया लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि, ये विकृति बराबर होता है। ओके, कैसे समझेंगे तो समझिएगा। अब देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक पूछ लिया तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, अब देखिए प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि अब बटा लंबाई में वृद्धि, जैसे लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि कैसे हुआ विकृति वो समझिएगा। मान लीजिए कोई 10 मीटर का तार है, कोई 10 मीटर का तार है, ठीक है, उसको खींच के हम 13 मीटर का बना दिए, तो 12 से 13 हुआ तो 1 मीटर की जो वृद्धि हुई ये क्या हुआ, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तो हुई। ओके, तो यही हो गया। ओके, एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं कि मान लीजिए 12 मीटर का तार है, ओके, खींच के उसको 13 मीटर का कर दिए, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विकृति। क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। ओके, तार में विकृति आ गया। अब समझते हैं हुक का नियम। हुक का नियम किसे बोलेंगे पहले वो समझ लीजिएगा। ओके, मान लीजिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल या विकृति के अनुक्रमानुपाती हो तो वो क्या कहलाता है, हुक के नियम कहलाता है। ओके, क्या बोले, जब किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब हो गया प्रोपोर्शनल, ठीक है, अनुक्रमानुपाती हो तो वो क्या कहलाता है, हुक का नियम कहलाता है। ओके, अब समझिएगा हुक का नियम बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति मतलब कि प्रोपोर्शनल इस तरह से दिया रहे तो अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, इसका अर्थ हो गया अनुक्रमानुपाती। ओके, समझिएगा। तो देखिए प्रतिबल का मात्रक पूछ लिया तभी हम बताए ही थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। ओके, और प्रतिबल का अगर बीमा पूछ लिया तो ml इनवर्स t इनवर्स 2 होता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दाब। दाब क्या होता है वो समझिएगा, किसी इकाई सतह के क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब, ठीक है, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगा हुआ दाब क्या कहलाता है, दाब ही कहलाता है। ओके, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ओके, अब समझिएगा दाब की बीमा पूछ लिया तो ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। ओके, अब देखिए दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता था, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ओके, तो दाब का भी मात्रक पूछ लिया आपसे, ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, और दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल, पास्कल ना दे ऑप्शन में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। दाब एक अदिश राशि है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, दाब की बीमा पूछ लिया तो आपको क्या बताए थे हम, प्रतिबल दे, दाब दे, प्रत्यास्था गुणांक दे, सबका बीमा यही होता है, ml इनवर्स t इनवर्स 2 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है वो समझिएगा। इसका अगर यूनिट पूछ लिया आपसे, इसका यूनिट होता है बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। ओके, अब देखिए वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं, तो वो नापते हैं बैरोमीटर में। किस में नापते हैं, बैरोमीटर में नापते हैं। और बैरोमीटर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो टॉर्सेली किया था। कौन किए थे, टॉर्सेली किए थे बैरोमीटर की खोज। ओके, अब देखिए ये जो है ना, ये बैरोमीटर है और इसमें जो बूंदा बूंदा आपको दिख रहा होगा इसमें Hg भरा होता है। Hg मतलब क्या हो गया, पारा भरा होता है। ओके, किसमें, इस बोतल में क्या भरा होता है, तो ये पारा भरा होता है, जिसे बोलते हैं Hg। ओके, याद रखिएगा कि ये काम कैसे करता है। ओके, अब समझिएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होते हैं, अगर ऊंचाई पे जाएंगे, अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। यही कारण होता है क्या कि पहाड़ों पर खाना जो है कठिनाई से बनता है, मतलब लेट में बनता है। ओके, और वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन जो है स्याही क्या होती है, वो रिस जाती है, मतलब स्याही जो होती है फाउंटेन पेन की वो निकलने लगती है वायुमंडलीय काम होने की वजह से। ओके, वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। जैसे आपको यहाँ बताया है कि बैरोमीटर कैसे काम करता है, तो आपको बता देते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, मान लीजिए बैरोमीटर ये जो पारा है ना, अचानक से अगर नीचे डाउन होने लगे, ठीक है, अचानक अगर नीचे गिरने लगे, ओके, तो क्या हो गया, आंधी तूफान आने का संकेत होता है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है। ओके, अब देखिए धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है
धीरे धीरे अगर गिर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, बारिश आने का संकेत आपको बता रहा है। अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो अचानक गिर गया तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरा तो बारिश होने का संकेत। और ये जो है बैरोमीटर का पारा ऊपर उठने लगा, ऊपर अगर उठने लगा बैरोमीटर का पारा, तो समझ लीजिए दिन साफ होने का संकेत दे रहा है। दिन साफ होने का संकेत आपको मिल रहा है, मतलब दिन आप साफ होने वाला है। तो ये जो पारा है ना, नीचे अगर गिर जाए, अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे अगर नीचे गिरे तो समझ लीजिए बारिश होने का संकेत है। अगर ये पारा फिर से नीचे गिरा हुआ फिर से ऊपर उठने लगे तो समझ लीजिए दिन साफ होने का ये संकेत है। ओके, कन्फ्यूजन खत्म हो गया आप लोग का? कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।